हुआ आया, मेरे पास लोडिंग लिखा हुआ आया कि भाई अभी आप रुक जाएं, अभी आप लोडिंग स्टेट देखें, मेरे पास डेटा अभी फैच हो रहा है। ठीक है, अब डेटा फैच हो गया मेरे पास। अब समझ लें कि एक और फीड लगा लिंक्डइन बनाएंगे आज हम। अब हमारे पास क्या आ गया, पहले नंबर पे डेटा आ गया, दूसरे नंबर पे क्या चीज है, इनपुट फील्ड है, लास्ट में क्या है हमारे पास, समझ लीजिए ये पोस्ट डेटा का फंक्शन है, बटन है सभी, इसको पोस्ट डेटा कर देते हैं। अब ये हो गया पोस्ट डेटा। अब हमने क्या किया, हमने पेज लोड किया। अब सबसे पहले क्या हो रहा है हमारे पास, लोडिंग हो रही है। लोडिंग का मकसद, अब यूजर को तो पता लोडिंग हो रही है, हमारे लिए क्या हो रहा है, डेटा फैच हो रहा है। जब तक हमने यूजर को लोडिंग दिखा दी, अब जैसे ही लोडिंग कंप्लीट हुई हमारे पास पेज खुल गया। अब जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ भी लिखता हूं, एक मिसाल है, मैंने लिखा कि दिस इज इनपुट, उसके बाद अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को भेजना है। ऐसे ही होगा तो मैंने क्या करना पड़ेगा, पोस्ट डेटा, इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, सिंपल। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अब डेटा जा भी रहा है और नया डेटा। आप साइड में छोटा सा लोडर दिखा देते, पूरे पेज के ऊपर नहीं दिखाते। जैसे आप लोगों ने अपने लिंक्डइन के अंदर देखा होगा ना कि इनिशियली जब डेटा आपके पास है लेकिन आउटडेटेड है, लेकिन डेटा तो है ना दिखाने के लिए, तो जब आपके पास पोस्ट जा रही होती है ना, पूरे पेज पे लोडर नहीं घुमाते। आप क्या करते हो, इनपुट फील्ड के बराबर में छोटा सा लोडर दिखा देते हो, ओरिजिनल से जैसे ही वो पोस्ट हो जाती है तो वहीं पे टिक बना हुआ आ जाता है, और फिर वो पोस्ट जैसे ही टिक आता है उसके नीचे नजर आ जाती है। सो दैट इज हाउ हम अपने यूज इफेक्ट को बार बार रन करवा सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। उसको कैसे, वो जो डिपेंडेंसी एरे हमारे पास है उसके अंदर हम ऐसी स्टेट रख दें और उसको बार बार अपडेट करते रहे। हमने वो जो स्निपेट लिखा हुआ उसके थ्रू कैसे बनाते थे हम, तो कैसे बनाऊंगा मैं इसको, यूज क्लाइंट लगा दूं यहाँ पे, यस सर, टॉप पे लगाऊं। हाँ, टॉप पे लगाना जरूरी है, यहाँ नहीं लगा सकता मैं, या मैं कहीं पे अपनी मर्जी से नहीं लिख सकता कि मैं यहाँ लिख दूं या पेज के आखिर में लिख दूं, क्योंकि जब रिराइट इसको पढ़ेगा तो पहली लाइन पढ़ेगा, और पहली लाइन में उसको यूज क्लाइंट नहीं मिला तो फिर क्या होगा, वो समझ लेगा ये सर्वर साइड है, और फिर आपके सारे कोड पे एरर दे देगा। क्लियर है, क्लाइंट कंपोनेंट बन गया। अब क्या करें, यूज इफेक्ट को छोड़े, हम सबसे पहले ये तो देखें हमने किया हुआ क्या है। सही है, अब हमें क्या करना है, कंपोनेंट के ऊपर हमें अपना डेटा दिखाना है, ऐसे ही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने एक एपीआई फैच की हुई है और डेटा को पार्स किया है, सही है। और सर्वर साइड के ऊपर हमें पता है कि स्टेट्स वगैरह हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, लेकिन क्लाइंट साइड के ऊपर वर्चुअल डॉम पे आपको दिखाने के लिए स्टेट्स यूज करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी जगह पे कोई स्टेट आ जाएगी, ऐसे ही होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक स्टेट बना लेते हैं और उसका नाम क्या रखते हैं, एक मिसाल है डेटा और सेट डेटा, यूज स्टेट, और इसके अंदर हमने एक इंपोर्ट कर लेते हैं भाई, इंपोर्ट हो गया। अच्छा, जब भी आप कोई स्टेट बनाते हैं तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, उसको कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू आप, तो टू डूज के केस में हमारी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर क्या डेटा होगा, एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास रिसीव हो रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो टाइप बनी हुई है ना, हम इसको दोबारा नहीं बनाते, लाकर ना यहाँ पर अपने पास कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। नहीं, वो वीडियो बन रही है ना,
तो उसके अंदर नजर आ जाएगा। नहीं वो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है वहां से क्या आ रहा है, और ये सिंपल रख के बिल्कुल हम देखते हैं कि भाई इजी वे में कैसे होगा। एरे आ रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरे प्रोवाइड कर देते हैं इनिशियल स्टेट के अंदर, और इसकी टाइप में कैसे दूंगा, यूज स्टेट के बाद एंगुलर ब्रैकेट। अच्छा मतलब आप कह रहे हो पैरेंथेसिस से पहले, ओके। पैरेंथेसिस के अंदर हमने क्या दे दिया, आई टू डू। एरर क्यों आ रहा है यार, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो हम क्या बताएंगे, आई टू डू की हमारे पास क्या आएगी, एरे आएगी, तो उसमें अब जो है वो एरर हमारे पास से चला गया। अच्छा भाई स्टेट बन गई कहाँ पे, जो स्टेट हमारे पास थी उसके अंदर अब हम डेटा सेव करवा सकते हैं। क्लियर है इतना, क्लियर है सबको। ये स्टेट के अंदर क्या करेंगे, अब डेटा फैच करके सेव करेंगे, ठीक है। अब एपीआई फैच कैसे कर रहे थे हम देखते हैं दोबारा आगे। हमने क्या किया, ये वाली लॉजिक लिखी भी, अच्छा भाई इसको कॉपी करो। हमने इसको कॉपी किया। अब जैसे हमने देखा था कि क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर हम डेटा फैचिंग कहां पे करते हैं, यूज स्टेट के अंदर। कहां पे करते हैं डेटा फैचिंग, यूज इफेक्ट में करते हैं ना। अभी हमने जो यहाँ पर देखा था, जो सिमुलेशन हमने क्रिएट की थी, हम लोग अभी जो इतनी देर से पढ़ रहे थे वो यूज इफेक्ट पढ़ रहे थे ना। अब इस यूज इफेक्ट के अंदर हमने क्या करना है, अपने डेटा को फैच करना है। तो अब इसका कोड बताएं, यूज इफेक्ट कैसे बनेगा। यूज लिखा हमने आगे, इफेक्ट कर्ली ब्रैकेट पैरेंथेसिस। अच्छा वो कह रहे हैं इंपोर्ट कर लो। तो ये सारी की सारी चीजें हमें कहां से मिल रही होती है, रिएक्ट में से मिल रही होती है। क्या एरर कर दिया मैंने, कॉल बैक प्रोवाइड नहीं की भाई, उसका एरर है, टाइप एरर है। टाइप एरर के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने कॉल बैक प्रोवाइड की। कॉल बैक प्रोवाइड करने के बाद पूरा का पूरा हमने एक फंक्शन बना दिया यहाँ पे, जैसे हम कॉल बैक बनाते हैं ना। और क्या करना है आगे, इसके डिपेंडेंसी है, यूज इफेक्ट का जो सिंटेक्स है वो ये है। अब इस फंक्शन में हमारी लॉजिक होगी और डिपेंडेंसी एरे के बेसिस के ऊपर हम इसको क्या करेंगे, रीरेंडर थोड़ी कराएंगे। और नया डेटा हमें कब नजर आएगा, जब कंपोनेंट दोबारा से रीरेंडर होगा। आपने अपने इस क्लास के अंदर ये चीज देखी थी कि जब स्टेट और वेरिएबल में क्या फर्क है। स्टेट के अंदर हमने डेटा को रखा और उसको सेट स्टेट से जब हमने उसको दोबारा से कॉल किया, अपडेट किया सेटर फंक्शन से, तो वो हमें यूआई के ऊपर नजर आ गया था। वेरिएबल के केस में अपडेटेड वैल्यू नजर आई थी, नहीं आई थी ना। वेरिएबल के केस में कहां नजर आई थी, नहीं आएगी नजर। कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ ना, जैसे एक मिसाल है लेट डेटा इक्वल्स टू एरे, और इसको मैं 12 डेटा 1 कर देते हैं, और इसको मैं जाके जो ना ऑन क्लिक के ऊपर अपडेट करूँ इसके अंदर स्टेट के वेरिएबल के अंदर, तो वो कभी भी हमें यूआई के ऊपर नजर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि रिएक्ट को पता ही नहीं चल रहा कि डेटा अपडेट हो गया। रिएक्ट को तो हमें बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेट को यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो डेटा रीफैच वाली बात हो रही है ना, इसके अंदर भी एक मिसाल है, मैं कोई लॉजिक लगा के जो ना डेटा फैच करा लूं, लेकिन क्या वो मेरी यूआई पे नजर आएगा, नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा, क्योंकि रिएक्ट को ये पता ही नहीं है, तो उसने यूआई को रिफ्रेश किया ही नहीं, ठीक है। उसने यूआई को रीरेंडर किया ही नहीं। हमेशा अपडेटेड डेटा आपको दोबारा रीरेंडर के बाद ही नजर आएगा, ठीक है। तो उसके अंदर रिएक्ट क्या कहता है कि भाई आप सब छोड़ दो, आप भूल जाओ रीरेंडर क्या होता है, आप कुछ भी नहीं करो, आप जो है ना यूज इफेक्ट चला दो। बोला मैं देख लेता हूँ, रीरेंडरिंग खुद ही कर दूंगा मैं, जैसे ही यूज इफेक्ट चलेगा मैं रीरेंडर कर दूंगा कंपोनेंट को। किसको क्लियर नहीं है वो, ठीक है। तो अब इस बात का सवाल मिल गया कि मैंने जवाब मिल गया कि मैंने यहाँ पर क्यों एपीआई फैच नहीं की, रादर देन कि मैं जाता और यूज इफेक्ट को दोबारा चला रहा हूँ। अच्छा अब एक सवाल है कि
रिफ्रेश करते हैं, डेटा पे दोबारा क्लिक किया, अब कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा ये मैं कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ, ये ना टैप कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर, कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि एक ही बार का लगाया है। अपडेट होगी जो यूनिफाइड डिपेंडेंसी एरे के अंदर जो हमारे पास एरे है, ये वाली जो स्टेट है, ये जब अपडेट होगी जब जब चलाएगी रिएक्ट इसको दोबारा। तो पहली दफा जब मैंने क्लिक किया था तो क्या थी स्टेट, पहले क्लिक करने से पहले स्टेट क्या थी, फॉल्स। जब क्लिक कर दिया तो क्या हो गई, ट्रू। अब दोबारा क्लिक करूंगा तो पहले क्या थी, ट्रू थी ना, फॉल्स। फॉल्स वाले कितने हैं, नहीं बनाए, टेंशन नहीं ले, हम वैल्यू मौजूद है। तो जब मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूं तो स्टेट चेंज हो गई, कहां पे जा रही है, फॉल्स। फॉल्स पे जा रही है। यहां पे तो मैंने ट्रू लिखा है, तो वो ट्रू पहले भी ट्रू थी, अभी भी ट्रू है, तो अपडेट तो नहीं हुई। तो इसलिए रिएक्ट ने उसको दोबारा से चलाया ही नहीं। उसने देखा, डेटा को मैच किया, पहले ट्रू थी, अभी दोबारा आई है, ये भी ट्रू है। अब पहले से मैं यहां से सेट कर रहा हूं बार बार ट्रू, तो वो रिएक्ट क्या कर रही है, क्या कर रही है रिएक्ट, यूज इफेक्ट को दोबारा नहीं चला रही। ये चीज क्लियर हो गई कि स्टेट अपडेट होगी तभी यूज इफेक्ट दोबारा चलेगा, अदर देन दैट नहीं चलेगा। और हम यहां पर मल्टीपल स्टेट्स भी दे सकते हैं। क्लियर है, चले कंटिन्यू करते हैं अपनी डेटा सेटिंग को। अच्छा भाई, यहाँ पर मैंने एक स्टेट बना ली जिसमें डेटा मैं फैच करूंगा, और मैंने एक यूज इफेक्ट बना लिया जिसके अंदर मैं डेटा सेव करूं, उल्टा कह दिया मैंने एक स्टेट बना ली जिसके अंदर मैं डेटा सेव करूंगा, और एक यूज इफेक्ट बना लिया जिससे मैं डेटा फैच करूंगा। क्लियर है, आप देखते हैं दोबारा कि क्या किया है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस जरा सा डिफरेंस है सर्वर साइड और क्लाइंट साइड के अंदर। कॉन्सेप्ट अपने समझा हुआ है, सिर्फ अब हम छाप रहे हैं। ये कोड लिखा हुआ है, इससे डेटा फैच हो रहा है ना, इसको उठा लेते हैं कोड को, और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, सिंपल फैच कर रहे हैं तो हम यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे अब मेरे पास एक एरर आ गया, क्या एरर आया, अवेट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को एसिंग बनाना पड़ेगा। अच्छा, हमारे पास सर्वर साइड कंपोनेंट में हमने क्या किया था, एसिंग कहां पे लगा दिया था, कंपोनेंट के अंदर ही एसिंग लगा दिया था, कंपोनेंट को ही एसिंग बना दिया था। लेकिन क्लाइंट साइड कंपोनेंट एसिंक्रोनस नहीं होते, ठीक है, क्लाइंट साइड कंपोनेंट को हम एसिंग नहीं कर सकते, सिर्फ सर्वर साइड कंपोनेंट को कर सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर एसिंग लगाऊंगा ना तो कोई कुछ होगा नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे पास। क्यों, उसकी वजह यही है कि क्लाइंट साइड कंपोनेंट को हम एसिंग कर ही नहीं सकते। जी आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप प्रॉमिस वॉइड इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप इफेक्ट कॉलबैक। इसकी कोई इफेक्ट कॉलबैक की टाइप है, वो कह रहा है ये जो है ना आपने जो बना दी है फंक्शन, ये इसको सपोर्ट नहीं करती। तो अब मुझे क्या पता लगा कि मैं एसिंग यहां पे भी नहीं लगा सकता। तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आप बैठेंगे कि भाई ये क्या मसला है, क्यों नहीं, अब हम वहां भी नहीं लगा सकते, हम तो कंपोनेंट पे भी नहीं लगा सकते, अब डेटा फैच कैसे करें, ये तो बड़ा मसला हो गया। क्या डॉट देन भी कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट फैच डेटा इक्वल्स टू एसिंग। क्लियर है, एक मैंने फंक्शन क्रिएट किया और एसिंक्रोनस बना दिया, उसको यूज कर सकते हैं। ओ लगा दी है। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये सारा का सारा कोड मैंने इसके अंदर लिख दिया, मेरा फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये डेटा यहां पर फैच हुआ है, तो मुझे कहां पर सेव करना था डेटा को, कहां पे करना था डेटा को सेट,
हमने यहाँ पर एक स्टेट बनाई थी, ये क्यों बनाई थी हमने? डेटा को स्टोर करने के लिए। किस लिए बनाई थी? डेटा को स्टोर करने के लिए। तो बार बार अपडेट, बार बार जो ये रिपीट करने का मकसद है ना, वो यही है कि ना घुस जाए दिमाग में हमारे कि जो ना हम क्यों बना रहे हैं स्टेट, यूज इफेक्ट क्यों बना रहे हैं। मकसद हमें अगर पता हो ना कि ये चीज क्यों लाके, और इसके लिए क्या सेव कर दूं मैं? पास्ट रिस्पॉन्स। ये आ गया मेरे पास। क्लियर है यहां तक? है दो काम। सबसे पहले तो अभी हमने फंक्शन बनाया है। फंक्शन बनाने के बाद क्या करते हैं? फंक्शन को सिंपली हम जब तक कॉल नहीं करेंगे हमारे पास डेटा फैच होके नहीं आएगा। तो हमने क्या किया? सिंपल फंक्शन को कॉल कर दिया। और मोस्टली जो लोग मिस्टेक करते फैच करते हुए वो यही करते हैं कि वो फंक्शन कॉल करना ही भूल जाते हैं और बैठे हुए डिबग कर रहे होते हैं। यहाँ पर कंट्रोल लॉक लगाया, यार ये चल नहीं रहा, क्या मसला है? फंक्शन के बाद कौन तो यार ये लेके चलते हैं वहां। हम यहाँ पे आए और हमने क्या किया? हमने पेस्ट कर दिया इसको और यहाँ पे क्या किया? डेटा। क्लियर है? अच्छा, हमने इसके अंदर कोड के अंदर क्या किया? डेटा की हमारे पास एरे थी, एरे के ऊपर हमने एक लूप लगाया। लूप लगाने के बाद हमने क्या किया? उसके अंदर से हर एलिमेंट के लिए हमने ये वाली डिफ बना के रख दी। ऐसे ही किया था ना हमने। मैप हमारे पास क्या करता है? हमारे एरे के ऊपर लूप चलाता है और जो भी चीज हम उसमें से रिटर्न कराते हैं वो वापसी हमें रिटर्न करके दे देता है एक एरे के अंदर। तो हमारे केस में वो क्या रिटर्न करके दे रहा है? JSX रिटर्न करके दे रहा है रिएक्ट को कि भाई ये ले, आपके पास ये डिव है और इसके ऊपर हमने की प्रॉप यहाँ पर सेट कर दी। की प्रॉप हमने सर्वर साइड कंपोनेंट में भी डिस्कस की थी, क्लाइंट साइड कंपोनेंट में भी डिस्कस की थी। वर्चुअल डॉम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा सेम है, क्लाइंट साइड में भी और सर्वर साइड में भी। क्लियर है? ठीक है। अभी की प्रॉप दे दी, उसके बाद हमने यहाँ पे क्लास नेम लगाई हुई है। क्लास नेम के बाद हमने क्या किया हुआ है? हमने जो ये मेरे पास टू डूज आ रहे हैं वो हमने UI के ऊपर शो किए हुए। हमारे पास डेटा डिस्प्ले करा दिया हमने। क्लियर है यहाँ तक सबको? नहीं समझ में आया तो भाई बता दे डॉम के लिए, रिएक्ट के लिए, ताकि जब भी हम इसके ऊपर अपडेट करें तो रिएक्ट इसको अपडेट कर सके। क्लियर है यहाँ तक? सर इसको बीच से तो हटाएं। अपडेट लगाया इसलिए ताकि ना वो डेटा रुके, वो ना मतलब उसमें कोई इशू नहीं आया, वो सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। बस आपको जो जिसको प्रॉमिस लगे हुए ना, जो एपीआई का डेटा आया आपकी बार मुझे, और पहले कहाँ पे नजर आया था? सर्वर साइड कंपोनेंट में मेरे सर्वर पे नजर आया था और मेरा सर्वर कहाँ चल रहा था? मेरे टर्मिनल में चल रहा था। तो मुझे कंसोल्स वहां पर नजर आए थे। अब की बार मुझे कहाँ पे नजर आए? ब्राउजर में। तो अब ये मुझे कंफर्म है कि जो मेरा कंपोनेंट चल रहा है ये वो क्या होता है? डायनामिक फंक्शन, जिसके अंदर पैरामीटर ले लेते हैं हम। सही है। और जो हमारे पास डायनामिक कंपोनेंट होता है उसके अंदर हम प्रॉप ले लेते हैं। डायनामिक कंपोनेंट पढ़ा था ना, कंपोनेंट को डायनामिक कर देंगे हम अगर इसके अंदर प्रॉप ऐड कर देते हैं। सारी चीजें कनेक्ट हो रही है ना। ये कंपोनेंट को डायनामिक कैसे किया था? प्रॉप लगा दी थी उसमें। उससे पहले कंपोनेंट क्या था? स्टैटिक था। तो राइट नाउ हमारा जो राउट है वो क्या है? स्टैटिक है, लेकिन इसको हमें डायनामिक करना है। डायनामिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? राउट को नहीं वो तो कोड लेवल पे है ना, हम तो बात ही नहीं करते स्टार्टिंग में कोड लेवल की। होगा कैसे? कोड तो कर ही लेंगे। ठीक है। अब /1 के नेम से भी होती है। आगे अगर मुझे कुछ निकालना है तो ये जो एक मिसाल है, ये जो /to-do है ना, इसके अंदर जो है ना जेसन प्लेस होल्डर के अंदर ना डिफरेंट तरीके की चीजें होती है। टू-डूज भी होती है और पोस्ट भी होती है, सोशल मीडिया की रिव्यूज भी होते हैं। इन सब चीजों की एपीआई है। अब मैं चाह रहा हूँ ये चीज ना मेरे पास जो /to-do है ये मैं डायनामिकली रिसीव कर लूँ। मुझे अपने राउट के अंदर उसको डायनामिक बनाने के लिए कोई एक ऐसी चीज चाहिए जिसकी बेसिस पे मैं अपने डेटा को कॉल कर सके, कॉल करके डायनामिक डेटा मंगा सकूं। दैट इज कॉल्ड अ डायनामिक राउट। और राउट क्या होना है? /client data fetching। जब भी मैं कॉल करता हूँ तो सेम ही कोड चलता है।
सही है। आप एक मिसाल है kamnaantisori.com जो हमारे पास वेबसाइट है, उसके ऊपर जब भी आप हिट करें तो हीरो सेक्शन खुलता है, एक बंदे की तस्वीर लगी हुई है, ऐसे ही है। और पूरा का पूरा सेम ही आता है आपके पास, ऐसे ही है। लेकिन आप जब उसके अंदर जाते हैं, जब ड्रॉप डाउन खोलते हैं, उसके अंदर आपके पास ड्रॉप डाउन में कोर्सेज आ रहे हैं, वो सारे के सारे कोर्सेज का जो पेज खुलता है सबका सेम है, डेटा डिफरेंट है, ऐसे ही है ना। वहां पे जो पेजेस आ रहे हैं ना वो डायनेमिक है। अब एक मिसाल है 6 कोर्सेज है तो क्या 6 राउट में अलग अलग तो नहीं बनाऊंगा, अगर सबका स्ट्रक्चर सेम है, ऐसे ही होगा ना। हम अपने कोड को रीयूज करते हैं, हम अपने कोड को कभी भी हार्ड कोड नहीं करते कि हमारे पास ये वाली चीजें हम बार बार जाके लिख रहे हो। अच्छा ये 6 कोर्सेज से तो क्या पता मैं बना भी दूं, एक मिसाल है ना 600 भी है तो भी मैं बना दूं, लेकिन अब जब मुझे पता ही नहीं है कितने होंगे और क्या होंगे तो मैं कैसे बनाऊंगा, बनाते कैसे। डायनामिक राउट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो नेक्स्ट.js ने मुझे बताया है कि आपको जिस नेम से राउट क्रिएट करनी है, पहले तो आप क्या करें कि उस नेम का एक फोल्डर बना लें और उसको रख दें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। क्लियर है। तो एक मिसाल है, आप मैं अपनी प्रोफाइल का पेज बना रहा हूँ, तो मेरी प्रोफाइल का जो राउट है एक मिसाल है linkedin.com/profile/फहद खान। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, स्लैश प्रोफाइल के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रोफाइल का फोल्डर बना दूंगा। अब इसके अंदर मुझे क्या बनाना है, फहद खान का राउट जो कि डायनेमिक होगा। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम एक मिसाल है, हम कहते हैं कि हम ले रहे हैं यहाँ पे यूजर नेम, और इसके अंदर मैं बना लूंगा page.tsx। देखिए अब ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, ये स्ट्रक्चर क्या क्रिएट हुआ है, इसके अंदर स्लैश प्रोफाइल और ये जो स्लैश फहद खान आएगा ना यहाँ पे, ये फहद खान हमेशा डायनेमिक होगा। आपके केस में आपका नाम होगा, दूसरे के केस में दूसरे का नाम होगा, और ऐसे तो ऑन चलता रहेगा। हर किसी का अपना अपना नेम आता रहेगा और उसी बंदे का ही डेटा आपको शो होगा। यहाँ तक क्लियर है? सही है। अब हम यहाँ पर एक बना लेते हैं, क्या हमने कंपोनेंट बना लिया, और कंपोनेंट के अंदर हमारे पास जो चीज हमारे पास रिसीव होगी वो क्या होगी, पैरेंट्स होंगे। पैरेंट्स लिखते हैं इसको, लेकिन आपका जवाब नहीं आता। हम कंसोल करके देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रिंट होगा। डिस्ट्रक्चर करके देख लें, डिस्ट्रक्चर करते तो डायरेक्टली फिर मुझे बताना पड़ता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को नजर आए कि हुआ क्या है। ठीक है, हमने यहाँ पे पैरेंट्स लिख दिया, और ये जो पैरेंट्स है ना हमारे पास, इसको पेज ही रहने देते हैं। अच्छा, इसको क्लाइंट साइड कर लेते हैं ताकि हमारे पास यूज क्लाइंट क्लियर है। और यूज क्लाइंट के बाद हम आते हैं यहाँ पे लोकल 3000 स्लैश। आप प्रोफाइल तक तो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, तो मुझे चाहिए था स्टैटिक, इससे आगे क्या चाहिए था मुझे, डायनेमिक। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फहद खान। मेरा पेज खुला, मेरे पास लॉग में क्या प्रिंट हुआ है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास क्या की है, पैरेंट्स, और पैरेंट्स के अंदर क्या है, यस। तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो हमारा हम पैरेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। और जब हम इसको डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर करेंगे ना, तो डिस्ट्रक्चर करते हुए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूजर नेम। ठीक है, अब हम वेट करके देखते हैं कि हमारे पास यूजर नेम प्रिंट हो रहा है, नहीं हुआ तो गलत कर दिया। अच्छा हाँ सही है, सही है। पेरेंट्स को करा देंगे ना, और हम यहां पर क्या कर देंगे, पेरेंट्स डॉट यूजर नेम। अब ये यूजर नेम मुझे कहां से मिला, कि ये मैंने यहां पर ना अपने राउट के अंदर डिफाइन किया है कि इस नेम से आपको पेरेंट्स के अंदर ये चीज मिलेगी। और यहां पर इसकी टाइप कैसे बनाएंगे आप,
ऑब्जेक्ट के अंदर तो पैरम, उसके अंदर यूजर नेम, उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। सिंपल हो गया हमारे पास। और पैरम्स डॉट यूजर नेम को यहाँ पर लिख देते हैं, पैरम्स डॉट यूजर नेम। देखो मेरा नेम प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। अब ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक मिसाल है ज़िया खान लिख देता हूँ, ज़िया खान प्रिंट हो गया। और यहाँ पे लिख देते हैं हम अमीन आलम। तो अब क्या हो रहा है, ये जो डायनेमिकली मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ ना, ये चीज यही चीज मेरे राउट को डायनेमिक बना रही है। अच्छा, यूजुअली से मेरे पास यूजर की आईडी इस जगह पे होती है। यूजर क्या करते हैं, वो डेटा को फैच करते हैं और आपके राउट के अंदर दिखा देते हैं। सो सिंपल शॉर्ट इन शॉर्ट ये चीज हो रही होती है इसके अंदर। अब हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर